एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज की क्लास है डे 5 M1R5 की, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग सीखते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, क्यों, क्या है सॉफ्टवेयर का, क्या काम है। देखिए, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं करता, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। तो सॉफ्टवेयर होना बहुत मस्ट है। मैं स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें और स्टडी कर सकें, क्योंकि ओ लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। डे 5 है, आज पहला पेपर चल रहा है और आने वाला जनवरी में एग्जामिनेशन है 2022 में। तो उसके लिए पहले हम लोग प्रिपेयर हों, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ आगे की तरफ। आगे क्या चीज़ है, देखिए सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होता है। देखिए सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। सबसे पहले तो हमको एक कलेक्शन यूज़ करना पड़ता है। किसका? सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है, ये सबसे पहले डेटा बनाया, यानी बिना डेटा के आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। पहले डेटा बनेगा। डेटा कैसे बनेगा? कलेक्शन ऑफ करेक्टर। कलेक्शन ऑफ करेक्टर यानी कि जो कलेक्शन है डेटाओं का, यानी जो करेक्टर करते, करेक्टर ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ये सब क्या है? करेक्टर है। अब इनको जब कलेक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक डेटा बनता है। सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपका नाम अजय है और अब मैं अगर इसे सीधे सीधे लिख दूँ AJAY, आप क्या उसको क्या पढ़ोगे? तो उसको यही पढ़ोगे ना, AJAY, यही पढ़ोगे। बट अगर इसका आप एग्जांपल लें, AJAY को अगर हम साथ में लिख दें तो उसको क्या पढ़ोगे? अजय पढ़ोगे। तो जब तक ये डेटा का जो करेक्टर है, करेक्टर को आप कलेक्ट नहीं करते ना, तब तक डेटा बनता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें? डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि डेटा। अब अगर हम बात करें, डेटा होना चाहिए। अब सवाल आता है कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले देखो, ये सॉफ्टवेयर तक मैं लेकर के आपको जाऊंगा। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम सारा इंफॉर्मेशन के बेस पे काम करता है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि रिजल्ट जो होता है आफ्टर इंफॉर्मेशन के बाद ही यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आप जितना भी मैसेज देते हो वो आपकी इंफॉर्मेशन होता है। कहता है कि पेन ड्राइव नॉट डिटेक्टेड। अब पेन ड्राइव नॉट डिटेक्टेड मतलब मैसेज ही तो आया, आपको एक इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा है। अब इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? डेटाओं का जो कलेक्शन होता है ना, उसी से क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है ना। डेटाओं का जो कलेक्शन होता है उसी से क्या बनती है? इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इंफॉर्मेशन के बाद, आपको मैं बताता हूं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यानी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस। आपसे किसी ने पूछा कि इंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है, तो आप क्या बताओगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में, है ना। निर्देशों के बारे में क्या बताओगे? निर्देश का मतलब हो गया यूजर के द्वारा दी गई जो कमांड होती है। यूजर जो अपना कमांड देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। आपने बोला शट डाउन हो जा, कंप्यूटर क्या होता है? शट डाउन हो जाता है। यूजर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन ही तो देता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देता है यूजर कि शट डाउन हो जाए, रिस्टार्ट हो जाए, लॉग ऑफ हो जाए, या अगर आप कहते हो सेव हो जाए। तो यूजर जो है, यूजर क्या करता है? वो कमांड देता है और कंप्यूटर क्या करता है? उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो इंस्ट्रक्शंस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या चीज़ होती है? जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शनों के कलेक्शन से जो बनता है वो क्या बनता है? प्रोग्राम। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ प्रोग्राम कैसे बनता है। प्रोग्राम जो है, जैसे आपने फाइल में गए, फाइल में जाकर के सेव कर रहे हो, फाइल में जाते हो तो आपको कई सारे ऑप्शन, आप नोटपैड खोल करके देखो। नोटपैड जब आप खोलते हो तो उसमें देखो कई सारे ऑप्शन होते हैं। न्यू का होता है, ओपन का होता है, सेव का होता है, एग्जिट का होता है, तमाम तरह के ऑप्शन होते हैं। तो फाइल एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस है। बंदा क्या करेगा? न्यू करेगा। बंदा क्या करेगा? ओपन करेगा। बंदा क्या करेगा? सेव करेगा। दिस इज द इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शनों के कलेक्शन से क्या बनता है? एक प्रोग्राम बनता है। उस प्रोग्राम, उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, ठीक है ना। तो देखिए, डेटा किससे बना? करेक्टर के कलेक्शन से। इंफॉर्मेशन किससे बना? इंफॉर्मेशन जो बना वो किससे बना? डेटा से।
और यूजर के द्वारा जो कमांड जाती है उससे क्या बना, इंस्ट्रक्शंस बना। और फिर मैंने बताया इंस्ट्रक्शनों का जब कलेक्शन करोगे तो क्या बनेगा, प्रोग्राम बनेगा। और यही जो प्रोग्राम है ना, इन प्रोग्रामों का कलेक्शन कर दो तो क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। प्रोग्रामों का जो समूह है उसी से क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। बाज वक्त बहुत से लोग ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते जबकि हार्डवेयर को हम टच कर सकते। ये सवाल तब आएगा जब आपसे पूछा जाए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बताओ। तो आप बता सकते हो कि फिजिकल अटैचमेंट जो होता है वो हार्डवेयर होता है, जिसको हम टच ना कर सके वो क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं कि सॉफ्टवेयर लुक लाइक का सोल, मतलब आत्मा। ये बॉडी है, हाथ पैर हिला रहा हूं मैं, सारी चीजें, ये बॉडी है। अभी इसमें से आत्मा निकल जाए, काम खत्म। इसी तरह से कितना भी अच्छा क्या नाम है, आपके पास हार्डवेयर डिवाइस हो, यानी कि लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, बट अगर उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं पढ़ पा रहा है तो वो हार्डवेयर किस काम का। तो हार्डवेयर, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर अनजान है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी बेकार है। तो दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। चलिए मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने आपको बता दी, डिफिनेशन बता दी कि प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, चलिए ये बताइए आप, सॉफ्टवेयर का कितने प्रकार के होते हैं आप ये बताइए। आपको बताना पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा, ताकि अब मैं भी समझूं कि आपको क्या मालूम है। ठीक है जी हाँ, सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं अभी। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैं आपको बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो सिस्टम को चलाता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बीच में अभी आते हैं। ठीक है, तो जिस सिस्टम पर काम करता हो, सिस्टम को चलाता हो, वो क्या करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स। देखिए, पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप्स आता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम ये होता है। और दूसरा पार्ट आता है आपका डेवलपिंग प्रोग्राम। तो दो हिस्से होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरा होता है डेवलपिंग प्रोग्राम। अब सवाल आता है, ये सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, जो सिस्टम को मैनेज करता हो, और डेवलपिंग प्रोग्राम जो सिस्टम को बनाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं। डेवलपिंग, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। यानी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डेवलपिंग प्रोग्राम। और सिस्टम को जो मैनेज करता है, स्पीड देता है, वो कौन सा प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं सिस्टम प्रोग्राम। चलिए जानते हैं सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। सिस्टम प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप सिस्टम चला ही नहीं सकते। विंडोज 7 क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 8 क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका मोबाइल का एंड्रॉइड क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल का iOS क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनस क्या चीज है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारी चीजें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम सिस्टम चला ही नहीं सकते। तो सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, काम कराने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी बड़ा काम का चीज है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आप देखते हो कि बैकअप लेना, रिस्टोर करना सिस्टम को, डिस्क क्लीन अप करना, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के काम होते हैं। डिस्क फ्रैगमेंट करना, ठीक है ना, एंटीवायरस, ये सब किसके हिस्से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के हिस्से होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल सही। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी किसके अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। आप मॉनिटरिंग करते हो, आप सीपीयू की मॉनिटरिंग करते हो, ये सारे काम किसके होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। टास्क मैनेजर एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, टास्क मैनेजर क्या चीज है, टास्क मैनेजर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्लीनअप क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये सब सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से अगला आता है डिवाइस ड्राइवर। हर एक डिवाइस को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। आप देख रहे होगे, आपको वॉइस सुनाई दे रही है,
यानी वॉइस जो आपको सुनाई दे रही है किसकी वजह से, माइक चल रहा है। अब माइक को चलाने के लिए सिस्टम को क्या चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए। सीडी राइटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होगी। आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन को दिखाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होगी। आप बहुत सारे सिस्टम चलाते हो, उन सब के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर। आपको कैमरा चल रहा है ना, इसके लिए भी एक ड्राइवर की जरूरत होती है। तो हर एक सिस्टम के जितने भी पार्ट आपके पास हैं उन सब के लिए ड्राइवर। आप एलईडी देखते हैं, एलईडी जो आप लोग मोबाइल एलईडी, आपके बल्ब एलईडी बल्ब, उसमें भी चलने के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। सर्किटों के रूप में ड्राइवर होता है। तो बिना ड्राइवर के काम नहीं करता, तो हर सिस्टम ड्राइवर चाहिए। तो इसलिए डिवाइस ड्राइवर भी होना बहुत जरूरी है। हर एक डिवाइस का ड्राइवर होता है। प्रिंटर इंस्टॉल करते ना, प्रिंटर आप डायरेक्टली लगा नहीं सकते, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा होगा बात, बहुत अच्छे समझिए, बहुत इंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेवलपिंग प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो किसके बारे में था, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। मैंने आपको बताया कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है डिवाइस ड्राइवर। किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला ही नहीं सकते। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के आप मैनेज कैसे कर सकते हो, स्पीड वगैरह प्रोवाइड कर दी हो तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। बैकअप लेना हो तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। और किसी भी डिवाइस को अगर आप चलाना चाहते हो तो वो क्या है, आपको लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डेवलपिंग प्रोग्राम की तरफ। डेवलपिंग प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, देखिए सबसे पहला आता है असेंबलर। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इंटरप्रीटर और तीसरा आता है हमारा कंपाइलर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बहरहाल क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे पूछा गया कि इंटरप्रीटर के बारे में क्वेश्चन आया, ये क्या करता है, ये एक एक करके सारे एरर को सर्च करता है। ये करता है एक एक कर को, मतलब आप प्रोग्राम बनाते वक्त क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर आती है। आप लोगों के तीसरा जो चैप्टर है, यानी तीसरा चैप्टर कह रहा हूँ, तीसरा जो पेपर है M1R3, जो आपका M3R5 जो पेपर है, M3R5 जो पेपर है पाइथन का, या पहले C लैंग्वेज आता है, इन सब के लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर का यूज़ करोगे कि इंटरप्रीटर का यूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप मान लीजिए उस प्रोग्राम को इंटरप्रीटर के थ्रू चला रहे हो तो उसमें क्या करेगा, वो एक एक करके सारे प्रोग्राम के एक एक लाइन को टच करेगा, एक एरर को फाइंड आउट करेगा, फिर दूसरे एरर को फाइंड आउट करेगा, फिर तीसरे को करेगा, मतलब एक एक एरर को फाइंड आउट करता रहेगा। उसको बोलते हैं इंटरप्रीटर। और अगर उसने एक साथ सारे एरर को फाइंड आउट कर ले, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपाइलर। तो ये डेवलपिंग प्रोग्राम है। ये क्या है, सब डेवलपिंग प्रोग्राम है। ये सारे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, मैं आप थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल बता दूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बिना किसी सिस्टम के, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम काम भी नहीं कर सकता। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कह सकते हैं आप, कि एक प्लेटफॉर्म है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्लेटफॉर्म। क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर बैठ करके बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग रन करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, सपोज दैट एक ट्रेन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेनें हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गाड़ियाँ आकर के रुकेंगी, है ना। तो प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, प्लेटफॉर्म। और गाड़ियाँ क्या है, एक ट्रेन के रूप में जो गाड़ियाँ हैं वो कहाँ रुकेंगी, वो कहाँ पे रुकेंगी, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रुकेंगी। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। अब बात करता हूँ मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो काम जिससे को हम रन कराते हैं किस पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। इसकी डेफिनेशन होती है नीड फॉर यूजर। यूजर की जैसी आवश्यकता होगी वैसा क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी ज़रूरत है व्हाट्सअप की तो व्हाट्सअप इंस्टॉल करोगे। आपकी ज़रूरत है फेसबुक की तो फेसबुक चलाओगे। आपको लगता है इंस्टाग्राम चलाना चाहिए तो इंस्टाग्राम चलाओगे। आपको लगता है कि अगर हमें कोई वीडियो प्लेयर चलाना चाहिए तो वीडियो प्लेयर चलाएंगे। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब चलाना चाहिए तो यूट्यूब का ऐप डाउनलोड करेंगे।
आपको लगता है सेरिट इंस्टॉल करना चाहिए, सेरिट का इंस्टॉल करेंगे। ऐसे तमाम तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास है। इसी तरह से कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑफिस पैकेज आ जाता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, तमाम चीज़ें जो हम लोग सीखते हैं ना, ये सारी चीज़ें ऑफिस पैकेज में आ जाती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आ जाता है, राइटर, लिब्रे ऑफिस में क्या आता है, राइटर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैल्क, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेस, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब पूरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कोरल ड्रा ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ग्राफिक एडिटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं सिस्टम पर तो इसके लिए हमको कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टैली चाहिए। इसी तरह से फोटोशॉप, अगर हमको फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप चाहिए। यानी पर्पस होना चाहिए ना, जिस पर्पस के लिए आप जो काम करते हो उस पर्पस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी नीड फॉर यूजर, यूजर की जैसी आवश्यकता होगी वैसा क्या करेगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, आपको टेस्ट भी देते हैं किस तरह से क्या है। जो मैंने बताया आपको समझ में आई होगी बात अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। ये देखिए मैंने आपको ये दिखाया है, ये है सॉफ्टवेयर, ये देख सकते हैं, ये बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर दिखाए गए हैं आपको बाई फिगर। तो ये सब सॉफ्टवेयर देखिए आपने यूज़ किया है, मैप यूज़ किया है, फोटोशॉप यूज़ किया, प्ले स्टोर यूज़ किया, एंटी है, गूगल पेज है, अर्थ है, तमाम तरह के यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको मिले हैं। विंडोज़ भी है, एक्सेल भी है, वर्ड भी है, ये आपको जो दिख रहा है पेपॉल भी है, यूसी ब्राउज़र भी है, तमाम तरह के ब्राउज़र आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये सारे क्या है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या है, ये सॉफ्टवेयर के सारे एग्जांपल हैं। क्लियर, मोबाइल में जितने भी पड़े हैं क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जिस पे आप चला रहे हो ना, जिसको बोलते हो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का मोबाइल लिया हूं, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर, मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है, बताया मैंने आपको, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है। सॉफ्टवेयर काम क्या होता है, डेटा को किस में बदल देता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है। इसलिए मैंने बताया डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में डेफिनेशन आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है प्लेटफॉर्म, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर की आवश्यकता पर निर्भर करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया भी, मैंने फिर बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग, ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर, जैसे फोटोशॉप हो गया, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर को यूजर की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यूजर और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया ना वो क्या है, प्रोग्रामर। दो बंदा होता है, एक होता है प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम को बनाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामर, यानी जो सॉफ्टवेयर को बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। और जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूजर। बात समझ में आई, जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है उसको बोलते हैं यूजर। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप यूजर हो। जितना फंक्शन दिया गया उससे ज्यादा एक आप आगे नहीं कर सकते, ठीक है। और जो प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा, उस फंक्शन में कुछ और भी ऐड करेगा। हर तीसरे महीने आपको एक अपडेट आता है व्हाट्सएप पर कि अपडेट करो, मतलब कुछ ना कुछ चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है, इसका मतलब वो अपडेट हो रहा है। बात समझ में आ रही, तो वो किसको अपडेट करता होगा, वो प्रोग्रामर होता है। और जो यूजर होता है वो यूज करता है, या जो फंक्शन मिल रहा है उस फंक्शन को यूज करो, उसको क्या बोलते हैं, यूजर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट ये देखिए आपके पास तमाम तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, टैली ERP9, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये आपका ओपेरा मिनी है, सफारी है, गूगल क्रोम है, ये सारे जो है इंटरनेट ब्राउजर है। इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। टैली क्या होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मैं लिख करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट ब्राउजर जितने भी ब्राउजर होंगे वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका गेम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आई? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके विभिन्न भागों को देख रेख करता है, जो और अलग अलग भाग होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको क्या करता है? देख रेख करता है, तथा कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर की क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाया जाता है, ताकि सारे हार्डवेयर जितने भी, जैसे कैमरा है, कैमरा अच्छा कार्य कर रहा है, ड्राइवर इंस्टॉल कर दो तो अच्छे से आपका आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैमरा तो अच्छा है, बट कैमरा क्या है ना, फिक्स उसका पिक्सल सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर देते हो? आप कर क्या देते हो? उसमें ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा काम करने लगता है, ठीक है ना। तो ये सारे काम आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर प्रयोग करने की सुविधा देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर प्रयोग करने के लिए, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम ही नहीं कर सकते आप, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को। मैंने बताया ना आपको, आपके पास कितना भी खूबसूरत सा सिस्टम क्यों ना हो, बट अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसको चला ही नहीं सकते, क्योंकि वो ब्लैंक होगा और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कोई भी। यदि आप मान के चलो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो गाड़ी कहाँ रुकेगी? क्रॉसिंग पे आज तक गाड़ी रुकती नहीं, वहाँ से कोई बंदा कोई गाड़ी नहीं पकड़ता। गाड़ी पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, यानी स्टेशन पे जाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म पे जा करके आप गाड़ी पकड़ोगे। यदि इसी तरह से अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हो, कोई वीडियो चलाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आपका मोबाइल तो है, बट मोबाइल में कोई एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, तो आपका मोबाइल बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार के आधार पर अगर बात करें तो दो भागों में बांटा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। पहला भाग जो है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट में बताया, और दूसरा है डेवलपिंग प्रोग्राम। चलिए बात करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट की। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो सिस्टम को मैनेज करते हैं। इन प्रोग्राम को मुख्य कार्य कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए सभी हार्डवेयर, जैसे इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, विभिन्न भागों को उचित मैनेजमेंट करते हैं, इनके बीच का समन्वय स्थापित करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। आप मोबाइल में जब आप, मान लीजिए मैं अपना नंबर देता हूँ, मान लीजिए सपोज दैट मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9044668690 दिया या कॉल किया। अब आप इसको क्या करोगे? सेव करोगे। सेव कर रहे हो। अभी जब आपके पास ये मोबाइल पे मैंने आपको कॉल किया तो ये कहाँ गया? रैम पर था। आप इसको चाहते हो इसको सेव करना, सेव करोगे, कहाँ जाएगा? आपकी इंटरनल मेमोरी में जाएगा, या आपके सिम में जाएगा, या गूगल पे जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, जहाँ पे आप सेव करोगे। तो वो जो सेव कर रहे हो, वो सेव करने का जो प्रोसीजर लेकर के जा रहा है, वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो कर रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही तो आप जा रहे हो। तो जो इनपुट करते हो, जो आउटपुट करते हो, जो प्रोसेस होता है, जो मेमोरी से, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा कैसे जाता है? या ऐसे ही तो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं हम लोग, उदाहरण देखते हैं, यानी एग्जाम्पल देखते हैं कि सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया अभी आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 आता है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है, मैं इसको हटाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MS DOS है। 1984 में ये आपके पास आया हुआ था, 1984 में आया हुआ था। उसके बाद विंडोज 95 आया, फिर 98 आया, फिर 2000 आया, फिर XP आया, फिर विंडोज विस्टा आया, फिर उसके बाद 7 आया, 8 आया, 8.1 आया, फिर उसके बाद 10 आया, अभी 11 आया। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्लेटफॉर्म करता है, ठीक है। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है? जो सिस्टम के अंदर डिस्क को कंप्रेशन करता है, डिस्क फ्रेगमेंट करता है, बैकअप करता है, एंटीवायरस भी क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। बात समझ में आई ना आपको? बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं।
डिवाइस ड्राइवर मैंने बताया ना, कैमरे का ड्राइवर होता है और प्रिंटर का ड्राइवर होता है, स्कैनर का ड्राइवर होता है। बिना ड्राइवर के चलते नहीं है, ठीक है ना। जितने भी सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं ना, जितने भी सिस्टम वर्क करते हैं ना, वो किसके चलते हैं? ड्राइवर से ही चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डेवलपिंग प्रोग्राम के बारे में अगर हम समझें तो डेवलपिंग प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, देखिए डेवलपिंग प्रोग्राम के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग करके हम अन्य सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिस प्रोग्राम से हम दूसरे प्रोग्राम को डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रोग्राम। एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं कंपाइलर आता है। कंपाइलर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई, कंपाइलर क्या करता है? एक साथ सारे एरर को सर्च करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है? एक एक करके एरर को ढूंढता है। और असेंबलर, ये तीन चीजें जो है ये डेवलपिंग प्रोग्राम है। मशीनी लैंग्वेज को यूज करने के लिए असेंबलर का यूज करते हैं। क्लियर बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस की गई। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के एनालिसिस, कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस रखने के मदद के लिए डिजाइन किया जाता है। बात समझ में आया? यानी कि सिस्टम सॉफ्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता हो, मेंटेन रखता हो, एनालिसिस करता हो। ये सारा काम कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। यानी आप एक बात जान लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको भ्रमित नहीं किया जा सकता है। जो यूजर को पाठ्य दस्तावेज बनाने, गेम खेलने, संगीत सुनने या वेब सर्फ करने के लिए जैसे चीज़ों को अनुमति देता हो, ये किसी चीज़ को अनुमति देता है कि आप ये गेम खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑप्शन बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, आप एक पबजी खेलना चाहते हो, आपके पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी सब कुछ है, जीपीयू भी है आपके पास, अच्छे सा जीपीयू भी है, ठीक ठाक जीपीयू है आपके पास रैम भी ठीक ठाक है, आपके पास सब कुछ ठीक ठाक है। फिर भी आप जब गेम चला रहे हो तो गेम चल ही नहीं रहा है। कह रहा है डिवाइस ड्राइवर नॉट फाउंड। कहना क्या चाहता है कि इसका ड्राइवर डालो, उसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डालो, तभी वो वर्क करेगा, ठीक है ना, वरना वर्क नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण में शामिल है, यानी यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसके बारे में बताता हूं मैं। वायरस स्कैनर, कंप्यूटर सिस्टम को ट्रोजन और वायरस से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? वायरस स्कैनर का यूज करते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंट, हार्ड डिस्क को गति देने के लिए हम डिस्क डिफ्रैगमेंट करते हैं। सिस्टम को मानिए सिस्टम मॉनिटर संसाधनों, यानी कि वर्तमान सिस्टम संसाधनों को देखने के लिए, एनालिस करने के लिए सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को हम उसका यूज करते हैं। और फाइल प्रबंधन क्या हो गया? फाइल को फोल्डर से जोड़ने और हटाने तथा नाम बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइल प्रबंधन का यूज करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर यूजर्स यानी कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में है, वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रैगमेंट, सिस्टम मॉनिटर, फाइल प्रबंधन, ये सारी चीजें आपकी आनी है। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए फाइल प्रबंधन क्या है तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम मॉनिटर क्या है? वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या चीज़ है? ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वायरस स्कैनर क्या चीज़ है, यानी एंटीवायरस क्या चीज़ है? ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आ रही है? ये बात आप कमेंट में लिख करके ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है और ओपन सोर्स क्या है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब मैं आपको ये भी बाई हेडिंग ही समझा देता हूँ, बाद में आपको जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कैप्चर करके अच्छे से इसको पढ़ सकें। ओपन सोर्स का मतलब जिसके लिए कोई लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद उसका इंस्टॉल कर लो, उसको बोलते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं,
जिसका यूज़ हम लोग करते हैं किसके लिए, लाइसेंस खरीद के। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर को इंस्टॉल करने के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइनेक्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो लाइनेक्स के लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, जबकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 या कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हो उसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर हमको कोई चीज़ फ्री में मिलती हो उसको बोलते हैं फ्रीवेयर, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों ही हो सकते हैं। जबकि जिस पे लाइसेंस खरीदना पड़ता है उसके लिए हमको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, बताया ना, फ्री है, और जो इस बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल स्रोत कोड प्रदान करता है, यानी कि जो स्रोत है उसको भी दे देता है ताकि उन्नत यूज़र की संशोधित कर सके, ताकि यह उसके लिए बेहतर हो। मतलब हम में और आप में अगर कोई बंदा है जिसको कोडिंग आती है, कोडिंग को समझना आता है, तो वो क्या करता है, जो सोर्स कोड होता है उसको भी क्या कर देता है, सेंड कर देता है। तो ओपन सोर्स ये काम करता है। जबकि मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ उदाहरण के लिए, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस आता है इसके अंतर्गत, मोजिला फायरफॉक्स आ जाता है, लाइनेक्स आ जाता है, उबंटू आ जाता है। ये सारे जितने भी आपको हमने दिखाए ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है इसमें से, और कुछ इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। तो ये सारे क्या है, ओपन सोर्स हैं, इनके लिए कोई लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मालिकाना सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, मालिकाना सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर का मालिक है और कोई भी उस कंपनी की अनुमति के बिना इसे डुप्लीकेट या वितरित नहीं कर सकता। यानी कोई इसका, यानी ये क्या करता है, ये सोर्स कोड नहीं देता, ठीक है, ये सोर्स कोड आपको नहीं देगा, ये डायरेक्टली काम करता है, ठीक है। इसके लिए आपको इस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वे मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो यूज़र को सॉफ्टवेयर कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, बिना पेमेंट के ये सॉफ्टवेयर उनको नहीं मिलेगा। एक्चुअल में मैं रियल की बात कर रहा हूँ। बात लोग कह रहे हो कि मैं तो फ्री चलाता हूँ, मैं क्रैकर आप क्रैक करके उसका यूज़ करो, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में मैं प्रोप्राइटरी के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना लाइसेंस के ना वर्क करता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, मालिकाना सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है, खुद की कंपनी का है। कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारे के सारे जो है अगर किसी कंपनी ने आपको दिया है तो ये क्या है, वो कंपनी मालिक है इसका, वो आपसे आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन की। आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या चीज़ है, एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसे आमतौर पर ऐप के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल डिवाइस पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट पर या कंप्यूटर पर चलाने के लिए इसको तैयार किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन अक्सर पीसी पर कार्य करने वाले को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पर इस प्रकार का एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन आमतौर पर सीमित फंक्शन के साथ छोटे होते हैं, व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर इकाइयों हैं। ऐप सॉफ्टवेयर का मूल रूप से एप्पल और इसके ऐप स्टोर द्वारा लोकप्रिय किया जाता है। आईफोन, आईपैड, आईपॉड, टच पैड के लिए हजारों एप्लीकेशन प्रदान हैं। यानी आपको कभी भी किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी तो आप गूगल प्ले स्टोर पे या आईफोन वाले पे तो उसके आप जा सकते हैं, स्टोर पर जा करके अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप। और मोबाइल ऐप जिसको आप बोलते हैं ऐप, वो बहुत सारे ऐप्स आपको अवेलेबल होते हैं। एप्लीकेशन आमतौर पर एप्लीकेशन वितरण प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए जाते हैं, जैसे मैंने प्ले स्टोर से। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक द्वारा संचालित होते हैं, जैसे ऐप स्टोर, iOS या गूगल प्ले स्टोर।
कुछ एप्लीकेशन मुफ्त होते हैं और कुछ के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, जिसमें एप्लीकेशन निर्माण और वितरण प्लेटफॉर्म के बीच विभाजित किया जाता है। जिसने निर्माण किया उसको और जो उसका प्लेटफॉर्म है उसको क्या करने जाते हैं, कुछ पैसे पे किए जाते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐप्स के प्रकार। मोबाइल के ऐप्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है नेटिव ऐप्स, एक होता है वेब ऐप्स और एक होता है हाइब्रिड ऐप्स। 3 तरह के ऐप्स होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा ऐप्स कितने प्रकार के होते हैं तो वो होते हैं 3 तरह के, ठीक है। नेटिव ऐप्स, वेब ऐप्स और हाइब्रिड ऐप्स। नेटिव ऐप्स इस तरह के ऐप्स एकल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष रूप से विकसित किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो ऐप्स सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पे चल सकते हैं उसको एकल बोल सकते हैं, जो सिर्फ आईफोन पे चल सकते हैं वो भी एकल है, ठीक है ना। इसलिए वे किसी प्लेटफॉर्म या डिवाइस पर इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे iOS, एंड्रॉयड, विंडोज़ फ़ोन, सिम्बियन, ब्लैकबेरी जैसे सिस्टम के लिए बनाए गए ऐप को अपने खुद के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर आप इसको नहीं चला सकते। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो आईफोन पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ओके, इसको बोलते हैं नेटिव ऐप्स। क्लियर? जैसे किसी ने कहा आपसे कि ये बताइए आप जो मोबाइल चला रहे हो इसमें ये ऐप्स नहीं चल सकता, तो आप पूछो आपके पास कौन सा मोबाइल है, तो उसने कहा मेरे पास आईफोन है और आपके पास जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड का फ़ोन है, तो आप सेम फ़ोन नहीं है ना होने की वजह से आप एंड्रॉयड पे एंड्रॉयड का ऐप चला सकते हो और आईफोन पे आईफोन का चला सकते हो, यानी एप्पल पे एप्पल का फ़ोन पे आप चला सकते हो। इसको बोलते हैं नेटिव ऐप्स। क्या बोलते हैं? नेटिव ऐप्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, वेब ऐप्स क्या होते हैं। इस तरह के ऐप्स नेटिव ऐप्स के समान ही व्यवहार करते हैं। वेब ऐप चलाने के लिए एक ब्राउजर का उपयोग करना पड़ता है और आमतौर पर HTML5, जावास्क्रिप्ट, CSS में लिखे जाते हैं सब। ये ऐप्स किसी यूजर को URL पर रीडायरेक्ट करते हैं और केवल उनके पृष्ठ पर एक बुकमार्क बनाकर इंस्टॉल विकल्प प्रदान कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह से चलते हैं, वेब ऐप आ जाते हैं, इसमें सिर्फ ये सारे इस प्रोग्राम के लिए यूज किए जाते हैं। अगर बात करें हाइब्रिड ऐप्स की, एक हाइब्रिड ऐप वह है जो नेटिव और वेब एप्लीकेशन दोनों को तत्व को जोड़ती है। नेटिव ऐप्स को एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया जाता है और एक कंप्यूटर डिवाइस पर स्थापित किया जाता है। वेब एप्लीकेशन को कई प्लेटफॉर्मों के लिए समर्पित किया जाता है और स्थानीय रूप से स्थापित नहीं किया जाता, लेकिन ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। हाइब्रिड ऐप्स का उल्लेख अक्सर मोबाइल कंप्यूटर के संदर्भ में किया जाता है। तो बात समझ में आ गई। नेटिव ऐप्स सिंगल चलता है, वेब ब्राउज़र जो वेब से संबंधित हो, और हाइब्रिड ऐप्स जो होता है वो लगभग दोनों को जो दोनों प्लेटफॉर्म पर यूज़ की जाए वो आपका क्या होता है, हाइब्रिड ऐप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोबाइल एप्लीकेशन के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्रोम, जीमेल, व्हाट्सएप, ड्राइव, यूट्यूब, ये सब क्या है? मोबाइल के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फेसबुक होता है ना, आप यूज करते हो, फेसबुक ऐप यूज करते हो। स्नैपचैट यूज कर रहे हो, आजकल तो लोग इससे फोटो खींचते हैं, स्नैपचैट। इंस्टाग्राम आजकल लोग छोड़ करके व्हाट्सएप वगैरह आ गए इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। ट्विटर पे आ गए, क्रोम हो गया, जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया। तमाम तरह के पास आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, अनगिनत। हर एक काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। आजकल आप क्या यूज कर रहे हो? व्यापार यूज कर रहे हो, तो व्यापार ऐप भी है, वो भी ऐप है, ठीक है ना। आप जितने भी यूज करते हो, आप क्या करते हो, आप पिक्सआर्ट यूज करते हो, ये भी ऐप्स है। आप पिक्सलैब यूज करते हो, वो भी ऐप्स है। तमाम तरह के आपके मोबाइल ऐप्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीजें होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तथा साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई काम नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं।
ये देखिए आप, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, नीचे से पढ़िएगा। हार्डवेयर में क्या आता है, इनपुट डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइस आ जाती है, सीपीयू आ जाता है, मेमोरी आ जाता है, ये सब क्या है, हार्डवेयर पार्ट है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो डॉस आ जाता है, विंडोज आ जाता है, लाइनेक्स आ जाता है, यूनिक्स आ जाता है, ये सब किसके पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है, डिफ्रैगमेंट, वायरस स्कैनर, इंक्रिप्शन, यूटिलिटी, ये सब किस में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है वो क्या आता है, ऑफिस पैकेज, ऑटोकैड, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सब क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हम क्या है, यूजर है। हम क्या है, यूजर। हम यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और किस पे काम करता है, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हार्डवेयर, ये सारी चीजें। तो आपको उल्टा पढ़ना है, हार्डवेयर होना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फिर हम आप जैसे यूजर होने चाहिए जो यूज कर सके इन सॉफ्टवेयर को। ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर चलाना सीखा नहीं है, पहले कंप्यूटर चलाना सीखे, आए मेरी यूट्यूब चैनल पर आकर के कंप्यूटर सीखे, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर वो हमारे नज़दीकी है तो हमारे सेंटर पे आ करके अच्छे से वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नज़दीकी है मतलब अगर अयोध्या से है, अम्बेडकर नगर से है, गोंडा से है, आसपास के किसी भी इलाके से है, तो आ करके कंप्यूटर सीख सकते हैं। हम लोग साथ में इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लाइव भी सिखाते हैं, लाइव भी हम लोग हैं, लाइव भी आपको सिखाते हैं और ऑफलाइन भी सिखाते हैं। चलिए उदाहरण के एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है। विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज एनटी, विंडोज एमई, विंडोज 98 एसई, विंडोज 98, विंडोज 95, एमएस डॉस, एप्पल, मैक ओएस, आईओएस, क्रोम ओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स, तमाम तरह के आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बेस पर हम पूरा सिस्टम चलाते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने की वजह से आप कोई भी ऐप रन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पास अब ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास जान लेते हैं, हिस्ट्री क्या है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं होता था। 1940 में जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, पहले के समय में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यांत्रिक स्विच की पंक्तियों द्वारा प्लग बोर्ड पर जंपर तारों द्वारा प्रयोग किया जाता था। समझ में आए, जंपर तारों से प्रयोग किया जाता था पहले। अभी बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में विकसित किया गया था। उद्देश्य कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाना तथा विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। 1950 में जनरल मोटर अनुसंधान प्रयोगशाला में IBM 701 कंप्यूटर के लिए सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक और अधिक जटिल रूप में मौजूद नहीं थे। 1960 के दशक में शुरुआत तक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों की मल्टी प्रोग्रामिंग अवधारणा विकसित की थी, जिसमें कई प्रोग्राम एक ही बार में मुख्य मेमोरी में रन कर जाने लगे। यानी कि एक साथ कई प्रोग्राम आप रैम पर चला सकते हो, अब चला रहे हो ना, आजकल चला सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी इस बिंदु पर विकसित हुई है कि 1970 के दशक में टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम के मेन फ्रेम के रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर में निर्माण संभव हुआ। रियल टाइम सिस्टम भी यूज किया गया। 1980 के दशक में कंप्यूटर लोकप्रिय हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS आया। 1980 के दशक में क्या आया, MS DOS आया और ये लोकप्रिय हो गया। 1980 से 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने लगा। 1991 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया और फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा, जो पहले दिनों से ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर हावी हो गया। आपको मैं बता दूं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो बिल गेट्स की है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा किससे कमाती है, ये कमाती किससे है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को बेच करके। बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में क्या आता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्रामों या प्रोसेसों की स्थिति पर नज़र रखता है। क्या रखता है? नज़र। उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी नीति के अनुसार यह भी तय करता है कि कौन सा साधन किस प्रोसेस को कितने समय में उपलब्ध करा सकता है और कब साधन उसे प्रोसेस में वापस ले जा सकता है। सभी प्रोसेस अपनी वैधता के अनुसार उचित प्रकार से संचालित होते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कार्य को प्रोसेस प्रबंधन कहा जाता है। यानी कि सारे प्रोग्रामों को जो प्रोसेस करता है उसको मैनेज करना ही कौन कराता है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। अभी हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी को मैनेज करता है। मुख्य मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन को रिकॉर्ड रखता है। कौन सी लोकेशन खाली है या किस आवंटित है। मुख्य मेमोरी में फास्ट स्टोरेज है, इसे सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए इसे पहले मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से गतिविधियां करता है। अभी मैं बात करता हूं, यह प्राथमिक मेमोरी को ट्रैक रखता है। मेमोरी को बाइट्स का उपयोग किस प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। मेमोरी पते जो पहले से ही आवंटित किए गए हैं उस मेमोरी के पते अभी तक उपयोग नहीं किए गए हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी तक पहुंच दी जाए, किस मेमोरी को पहुंच दी जाए और कितने समय तक दिया जाए, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम निश्चित करता है। यह मेमोरी के प्रोसेस को आवंटित करता है जब प्रोसेस अनुरोध करता है और जब प्रोसेस समाप्त हो जाता है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन द्वारा मेमोरी को हटा देता है। यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में ले जाने का काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। और मेमोरी मैनेजमेंट किसके अंतर्गत आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। चलिए देखते हैं अगला, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवरों के माध्यम से डिवाइस को कम्युनिकेशन का मैनेज करता है। यह उपकरण प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां करता है। सिस्टम से जुड़े सभी उपकरण का रिकॉर्ड रखता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोल के रूप में ज्ञात प्रत्येक डिवाइस के लिए जिम्मेदार एक प्रोग्राम को नामित करता है। तय करता है कि किस प्रक्रिया को इनपुट करेगा और किसको आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग देना है। एक प्रभावी और कुशल तरीके से उपकरण को आवंटित करता है। जब उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो डिवाइस हटा देता है, जब उसकी आवश्यकता होती है तो यूज कर लेता है। अभी मैं बात करता हूं फाइल मैनेज की। एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरीज में व्यवस्थित किया जाता है। यानी आप किसी फाइल को क्या करते हो, मान लीजिए आपके पास एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है, बहुत सारी फाइलें आपको डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। आप उसको क्या करोगे? एक्सेल नाम का एक फोल्डर बनाओगे, डायरेक्टरी बनाओगे, उसको सारे फाइलें एक्सेल में इंक्लूड कर दोगे। इन डायरेक्टरी में अन डायरेक्टरियों को अन फाइलें हो सकती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित फाइल प्रबंधन गतिविधियों को करता है। इस बात पर नजर रखता है, जानकारी रखता है कहाँ स्टोर करना है, कहाँ नहीं स्टोर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला देखते हैं, प्रोटेक्शन एज सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डेटा और अन्य जानकारी की सुरक्षा के लिए पासवर्ड प्रदान कर देता है। आजकल आप क्या करते हो? पैटर्न, जो पैटर्न लगाते हो ना, ये सारे पैटर्न जो लगाते हो वो किसके द्वारा होता है? प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के द्वारा। ठीक है ना, ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और अभी मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अनुप्रयोग। आधुनिक जीवन में कंप्यूटर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम अपने दिनचर्या में कंप्यूटर को कई अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जिससे हमारा कार्य करने का तरीका और कार्य करने की गति काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग भारी मात्राओं में हमारे आधुनिक जीवन को सरल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जिससे हम कई तरह के जटिल कार्यों को बड़ी आसानी से करने लगते हैं। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर आने वाले दिनों में
हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यों को सरल सुगम बनाने की तरफ अग्रसर हो जा रहे हैं, जिसका उपयोग आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा और हमारी दिनचर्या में शामिल होने वाला विभिन्न प्रकार के कार्यों को कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत ही आसान कर सकते हैं। अब आप ये बताओ, इतना जानने के बाद अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखते हो तो आप क्या हो? तो आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। अगर टेक्नोलॉजी का है तो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। हमसे सीखो, किसी और से सीखो, कहीं और जाकर के सीखो, लेकिन सीखना पड़ेगा हमारा। ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन सीखो। ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन सीखो, लेकिन सीखो। ऐसा कोई बंदा नहीं है आज तक जो मोबाइल नहीं चला रहा है। मोबाइल चला रहे हो तो मेरे को सुन रहे होगे, तो इसका मतलब मोबाइल चलाना जानते हो, मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, सीखना चाहिए। चलाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चला लेते हो, उसके हर एक फंक्शन को चलाना सीखना है, क्योंकि काम भी इसी से मिलना है। अगर आप अकाउंटिंग का काम आपको मिलेगा तो कंप्यूटर पे सीखना पड़ेगा आपको एक्सेल पे काम मिलेगा तो आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा। हर क्षेत्र में, मेडिकल में जाना चाहते हो तो मेडिकल के लिए है, हर क्षेत्र के लिए आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, हर हाल में सीखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एप्लीकेशन के यूज भी दिखाता हूं, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर एजुकेशन, शिक्षा में किस तरह का आपका यहां पर इसका यूज है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की वजह से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा की गई खोजों और उनके द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों को स्टूडेंट के साथ शेयर करने में मदद मिलती है। कंप्यूटर की वजह से हम अपने विभिन्न रिसर्च कार्यों को बहुत ही सरलता से कर पाने में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल को सिमुलेशन की मदद से हम आसानी से समझाया जा सकता है। इंटरनेट के लिए प्रयोग की शिक्षा क्षेत्र में जानकारी शेयर करने की काफ़ी सहायता मिलती है। यानी आज हम लोग जो एक दूसरे से कम्युनिकेट किए, शिक्षा के लिए तो किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। आज हम घर बैठे अपने बैंक खाते की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर लेते हैं, समय भी नहीं लगता, लाइन भी नहीं लगानी पड़ती है। अपने बैंक खाते में इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करके किसी भी दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं, जिसकी सुविधा से हम कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हुई है। बैंकिंग सेक्टर में विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड को रखने के लिए कंप्यूटर के एक सरल माध्यम है, जहां से जानकारी को इकट्ठा करना है, जानकारियों को निकालना है और उनका बहुत ही आसानी से। आज आप क्या करते हो, गूगल पे कर लेते हो, पैसा नहीं है जेब में लेकिन बैंक में पड़ा हुआ है, लाइन लगाओगे, फिर जाकर देखो गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, मनी ट्रांसफर कर दो, आपके पास बहुत साधन है। आज आप क्या करते हो, किसी भी जन सेवा केंद्र में जाकर के अपना अंगूठा लगाते हो और लगा करके पैसा अपना निकलवा लेते हो, पैसा ट्रांसफर कर लेते हो, पैसा जमा कर देते हो अपने बैंक में। बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारा बैंक के थ्रू हुआ है। यानी ये आपका सिस्टम यानी कंप्यूटर इन सारी क्षेत्रों की वजह से हुआ है। अब आप कंप्यूटर सीखना चाहो, देख लो, मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, बातचीत कर रहे हो ना, आजकल हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। आधुनिक युग के संचार के लिए इंटरनेट एक सरल माध्यम है जो कम खर्चीला है, ज़्यादा तेजी से कार्य करने वाला है। इंटरनेट के उपयोग से हम संदेशों को किसी भी टाइम दुनिया में किसी भी कोने में बैठे किसी भी इंसान को भेज सकते हैं। इंटरनेट पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। आज के युग में इंटरनेट सबसे ज़्यादा उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है कम्युनिकेशन के लिए। हम विभिन्न प्रकार के तरीकों को उपयोग करते हैं, जैसे ईमेल करने के लिए, चैट करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए और लाइव सीखने के लिए। अभी आप क्या कर रहे हो, लाइव सीख रहे हो ना, तो सीखने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब कम्युनिकेशन के हिस्से हैं। अभी बात करते हैं मेडिसिन में भी क्या आपका बड़ा काम करता है। चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग शरीर के अंदर बीमारियों को पता लगाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, निदान दिलाने के लिए ये सारे कार्य करता है। जैसे सीटी स्कैन है, एक्सरे है, ये सारा अल्ट्रासाउंड है, सब कहाँ कंप्यूटर की तो वजह से हो रहे हैं। कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में।
आप किसी भी फील्ड में उठा करके देख लो, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। अभी आगे देखते हैं और कौन सी फील्ड आती है। एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन के लिए भी आप इसका यूज करते हो।